हेलो ऑल, मैं हूं वंदना झा और फिर आई हूं आपके सामने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सेशन 10 के साथ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इनकी इमेजेस। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने एक आइडियल बैक्टीरियल सेल लिया हुआ है। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में होनी चाहिए। तो पहले इसके स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये एक बैक्टीरियल सेल है, मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर सेल वॉल, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोइड, ये फ्लैजेला पिल्लाई, ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। इसको हम अभी स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या है और इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है या क्या एब्सेंट है। इन दोनों का कंपेयर करेंगे हम। सिमिलरली एक ये एनिमल सेल है, स्टैंडर्ड एनिमल सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोनाउंसिएट करते हैं। प्रोकैरियोटिक, तो उसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या एंशिएंट, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये हम पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर कंपैरिजन है तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल? क्योंकि इन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। यहाँ देखिए, आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है। इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह पर ये न्यूक्लियस जो है कॉइल्ड जेनेटिक मटेरियल्स से बना हुआ रहता है और ये साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम टर्म देते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है। इसके विपरीत यहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू मतलब डेवलप्ड या जो भी बोले ट्रू, और ये कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब अब इस सेल में हम देखते हैं, ये न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा है, इसलिए ये ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस कहलाता है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी रहता है और क्रोमोसोम भी सेपरेटेड रहते हैं। अब ये कब होता है ये हम अभी स्टडी में डिस्कस करेंगे। जनरली ये प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में, और इनका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। अब ये माइक्रोमीटर या माइक्रोन क्या है? तो एक माइक्रोमीटर की जो मेज़रमेंट होती है वो 10⁻⁻6 मीटर होती है, मतलब 1/10 लाख मीटर। ये 1 माइक्रोमीटर का मेज़रमेंट होता है, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है साइज़ में। इसके अगेंस्ट जो यूकैरियोटिक सेल है वो इससे लार्जर होते हैं साइज़ में, और ये 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। उसके बाद इसमें तीसरी चीज़ आ जाती है कि इसके जो ऑर्गेनल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। बस इसमें ये कहा जाता है कि जो राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं सिर्फ यही मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। बाकी कोई भी ऑर्गेन, देखिए इसके न्यूक्लियस में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी इसके किसी भी ऑर्गेनल में सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, सिर्फ राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स इसके जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, या न्यूक्लियस हो, या फिर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गेनल हो, वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये इसका एक डिफरेंस ये हो गया कि इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मतलब मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है सेल ऑर्गेनल के लिए, और सिर्फ राइबोसोमल ग्रेन्यूल में मेम्ब्रेन रहता है प्रेजेंट। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हर एक सेल के ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं और हर एक ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन करता है, इस तरह से हर एक सेल का जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। नेक्स्ट जो है ये इसमें है सेल वॉल का कंपैरिजन। सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है और केमिकली कॉम्प्लेक्स रहता है। जैसे कि हमने यहाँ बैक्टीरियल सेल को ड्रॉ किया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और ये केमिकली कॉम्प्लेक्स रहता है और ये एक केमिकल का बना रहता है जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये कॉम्प्लेक्स केमिकल है जिसका सेल वॉल बना रहता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर। अब यूकैरियोटिक सेल में जो है एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, बट प्लांट सेल में और फंजाई में ये प्रेजेंट रहता है सेल वॉल। और प्लांट सेल में ये सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है और फंजाई में ये काइटिन का बना रहता है सेल वॉल। अब हम इसके नेक्स्ट कंपैरिजन पे आते हैं। इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है ये मैंने पिछले ही सेशन में आपसे डिस्कस कर लिया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट रहती है और यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट रहती है। अब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का हम डीएनए की इसमें बात करें तो इसमें सर्कुलर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, बट क्रोमोसोम फाउंड नहीं होता। आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर सर्कुलर फॉर्म में क्रोमेटिन मटेरियल कॉइल्ड प्रेजेंट रहते हैं, बट इसमें क्रोमोसोम नहीं बनता जिस तरह से इसमें बनता है। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के टाइम कुछ इस तरह से। इसके पहले इस तरह की ही स्ट्रक्चर रहती है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल का, पर जब सेल डिवीज़न होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल्स क्रोमोसोम में फॉर्म हो जाते हैं, बट यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल्स जो है वैसे ही रहते हैं जैसे ये शुरू में रहते हैं, इसमें कोई क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होता। और चूंकि इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से इसमें हिस्टोन नाम का जो प्रोटीन है वो एब्सेंट रहता है और इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है और मल्टीपल क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो इसलिए इसमें हिस्टोन प्रेजेंट होता है। अब इसका सेल डिवीज़न की इसकी बात करते हैं तो इसकी सेल डिवीज़न जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। बाइनरी मतलब है कि एक सेल से ही दूसरा सेल बन के दो सेल अलग अलग हो जाना। इसमें सेल डिवीज़न बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, बट इसमें जो है फिशन, यूकैरियोटिक में फिशन जो है वो फिशन नहीं होता है। इसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस के आधार पर सेल डिवीज़न होता है। ये दो प्रोसीजर्स होती हैं सेल डिवीज़न के लिए। जब सेल डिवाइड करना होता है तो इस तरह से क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं, और माइटोसिस की प्रोसीजर होती है जिसकी वजह से जो है वो सेल जो है डिवाइड कर जाता है। माइटोसिस और मियोसिस को हम किसी अलग सेशन में पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं सेल डिवीज़न के लिए। अब ये इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये फिशन या बडिंग के थ्रू होता है, फिशन और बडिंग के थ्रू होता है। तो इसमें जो ट्रांसफ़र होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स का ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि इसमें जो है चूँकि क्रोमोसोम नहीं बनते, जो क्रोमेटिन मटेरियल्स रहते हैं वो टूट कर टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं और ये दोनों सेल्स में चले जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जो बडिंग होती है, बडिंग के बाद जब फिशन होता है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स के रूप में वो दूसरे ऑफस्प्रिंग में भी जो है डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये मियोसिस प्रोसेस को फॉलो करता है जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स का ट्रांसफरेंस होने के लिए मियोसिस की प्रोसीजर होती है और उसके बाद फिर जीन्स का ट्रांसफ़र होता है। एंड लास्टली एक ये खास बात है कि ये बहुत ही सिंपल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एंशिएंट माने जाते हैं। एंशिएंट मतलब प्रिमिटिव, बहुत पुराने, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये पहले सेल रहे होंगे जब लाइफ आई अर्थ के ऊपर, तब ये सिंपल और एंशिएंट सेल माने जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड सेल माने जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेल माने जाते हैं और डेवलप्ड भी होते हैं ये सेल। मतलब इसमें वो सारी चीज़ें होती है जो प्रोकैरियोट्स में लैक करती हैं। पर ये प्रोकैरियोट्स, ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक सेल्स का जो है इवोल्यूशन हुआ है। तो दोनों के अपने अपने मायने और दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इसमें थोड़े से हमने डिस्कशन किए, इसकी थोड़ी सी समरी हम ले लेते हैं। ये दोनों, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है और इसके सारे जो है पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा है आपको समझ में आई होगी। तब अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।